हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। सोशल साइंस में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस के कुछ ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं, इन प्रश्नों को एक बार याद कर लेते हैं, तो सोशल साइंस में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास कर जाओगे। बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा आपका सोशल साइंस में। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। आपने सोशल साइंस का अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी सोशल साइंस में आप बहुत अच्छा करने वाले हो, लेकिन उसके लिए आप बिल्कुल थाम कर बैठिए और पूरा वीडियो देखिए। सोशल साइंस में जितने भी प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हम वो प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो बिल्कुल ज्यादा संभावना है आने के आपके बोर्ड में। हो सकता है कि यही प्रश्न आपके बोर्ड में आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको वीडियो को पूरा देखना है। आपने सोशल साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी कवर करने का आपके पास टाइम नहीं है फिलहाल। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एनसीईआरटी कवर करने का आपके पास टाइम अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो इसीलिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादा संभावना है आने की उन प्रश्नों को लेकर आए हैं, ताकि कम से कम आप उन प्रश्नों को देख लीजिए। और एक बात, ये प्रश्न जो मैं आपको देने वाला हूं, ये प्रश्न जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये प्रश्न आपको रट्टा नहीं मारना है। ये समझने वाली चीजें हैं, ये दिमाग में बैठाने वाली चीजें हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, कोई भी चीज अगर आप रट्टा मार के याद करते हो वो चीज आप कुछ दिन बाद भूल जाते हो। ये आपने खुद भी देखा होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम किसी चीज को समझ कर याद करते हैं तो वो चीज हमारे लिए हमेशा हमारे दिमाग पर होता है। तो इसलिए हम चीजों को समझेंगे, आखिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, है ना, प्रश्न हमें क्या कह रहा है और प्रश्न का आंसर हमें क्या कह रहा है, उन चीजों को हम समझेंगे बहुत ही बारीकी से। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देख लिया तो सोशल साइंस में आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हाईलाइटेड प्रश्न हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो इसकी ज्यादा संभावना है बोर्ड में आने की। तो चलिए देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर जो नोट्स मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो देखिए, यहां पर सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, विस्तारित रूप लिखें। देखिए, यहां पर आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ होता है, उन शॉर्ट फॉर्म का आपको फुल फॉर्म लिखना होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर। तो सबसे पहला जो है आरबीआई है, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एटीएम का ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एचडीआई का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआर का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, इसे लिखिए ज़रूर। क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो वो चीज़ हमें लगभग याद हो जाता है, और उसे और अगर हम एक बार देख लेते हैं तो पूरी तरह से वो हमारे माइंड में छप जाता है। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रति व्यक्ति आय क्या है? देखिए, इसका आंसर प्रति जो है, अगर किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब मान के चलिए कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है, भारत की राष्ट्रीय आय से अगर हम भारत में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या से अगर भाग दे देते हैं तो जो भागफल आएगा वही प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। वही हम यहाँ पर हमने सूत्र भी लिख दिया है, प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। उसके बाद इसको काटने के बाद जो भागफल आएगा वही जो है क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। देखिए, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो देखिए आंसर, किसी देश की समुद्री तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि कोई देश है और वहाँ का जो समुद्र है, जो समुद्री तट है, समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी तक का क्षेत्र जो है उस पर जो अधिकार होगा वो सरकार का होगा, उस देश की सरकार का होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और वही जो दूरी है, 200 किलोमीटर तक की दूरी तक का जो क्षेत्र है वही क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, वैसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होंगे या एक बार खत्म हो जाने पर हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे गोबर गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ईटीसी। यानी कि एक ऐसा संसाधन जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, अगर खत्म हो भी जाएगा तो हम उसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं, उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क एवं आर्द्र कृषि में अंतर स्पष्ट करें। शुष्क एवं आर्द्र कृषि, तो देखिए, शुष्क एवं आर्द्र कृषि में अंतर निम्नलिखित है। जिस तरह मैंने लिखा है उसी तरह से लिखना है।
तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर शुष्क कृषि वैसी कृषि जहाँ वर्षा औसतन 50 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसे शुष्क कृषि कहते हैं। आपको मेन पॉइंट याद रखना है, जहाँ वर्षा औसतन 50 सेंटीमीटर से कम होगा उन क्षेत्रों को शुष्क कृषि क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर वर्षा का जो औसतन है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है तो वैसी कृषि को आर्द्र कृषि कहेंगे। जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम होगा उसको शुष्क कृषि कहेंगे। जहाँ 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच होगी उसे हम आर्द्र कृषि कहेंगे। ये अंतर आपको इस तरह से लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, शीत युद्ध एक प्रत्यक्ष रूप से युद्ध ना होकर एक वाक् द्वंद्व युद्ध होता है। वाक् द्वंद्व यानी कि जो है वाक्यों के द्वारा बोल जो है बिल्कुल मतलब एक देश दूसरे देश की बुराई करता है और दूसरा देश दूसरे देश की बुराई करता है, तो इस तरह से इसे बोलते हैं वाक् द्वंद्व। यानी कि हथियार से यहाँ पर लड़ाई नहीं होता है, यहाँ पर बातों से, बातों के द्वारा यानी कि वाक् द्वंद्व के द्वारा। ठीक है, वाक् द्वंद्व के द्वारा जो युद्ध होता है उसी को शीत युद्ध कहते हैं। वही हमने यहाँ पर लिखा है कि शीत युद्ध एक प्रत्यक्ष रूप से युद्ध ना होकर एक वाक् द्वंद्व युद्ध होता है। इसमें एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। और जो है प्रत्यक्ष रूप से कभी भी युद्ध हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मेटरनिख युग क्या है? देखिए, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक के शासनकाल को मेटरनिख युग के नाम से जानते हैं। मेटरनिख निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और वह क्रांति का घोर विरोधी था। वह राज्य के दैविक अधिकारों पर विश्वास रखता था। यानी कि जो ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है? मेटरनिख। तो मेटरनिख ने ऑस्ट्रिया पर जो 1815 से लेकर के 1848 तक शासन किया, ये जो टाइम था 1815 और 1848 के बीच का जो उसने शासन किया, तो यही जो शासनकाल है उसका इसी को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मेटरनिख ने क्या किया, 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया, तो उसने शासन किया और उस जो है शासनकाल को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद जो है किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक व्याप्त भावना है जो परस्पर एक दूसरे में क्या करता है, प्रेम और एकता को स्थापित करती है। ये याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर निम्न है। भूकंप, देखिए भूकंपीय कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी आपदा है। यानी कि भूकंपीय कंपन का जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो स्थल खंड पर होता है, यानी कि जमीन के अंदर होता है, तो उसे भूकंप कहते हैं। और भूकंप जो है बहुत ही जो है विनाशकारी आपदा होता है। उसके बाद सुनामी, सुनामी जो है, सुनामी का जो भूकंपीय कंपन केंद्र होता है, वो जो कंपन सेंटर होता है वो कहाँ पे होता है? वो महासागर की तली पर होता है। यानी कि जहाँ पर समुद्र होता है, सॉरी महासागर, तो महासागर की क्या होता है, तली पर होता है। तो महासागर की तली पर अगर उसके कंपन का केंद्र हो तो उसे सुनामी कहेंगे। अगर कंपन का केंद्र जो है स्थल खंड पर हो तो उसे भूकंप कहेंगे। और जो है सुनामी क्या है, भूकंप से थोड़ा कम विनाशकारी है। क्यों? क्योंकि सुनामी जो है महासागर की तली पर होता है, तो जहां पर महासागर होगा वहीं के इलाकों में जो है उसका डर होगा, वहीं पर वो विनाशकारी रहेगा। लेकिन भूकंप ऑल ओवर यानी पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरनाक है, पूरी पृथ्वी के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष है ना, वैसा राज्य जिसमें किसी भी एक धर्म को विशेष महत्व न देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो तो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहेंगे। जैसे भारत, यानी कि एक ऐसा राज्य जहां पर सिर्फ किसी एक धर्म को महत्व नहीं बल्कि सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, समान आदर दिया जाता है, तो उस राज्य को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? देखिए, जब पर्वतीय क्षेत्रों में या ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेत की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है तो उसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है और यही समोच्च कृषि है। यानी कि जो पर्वतीय इलाके होते हैं, जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो है वृत्ताकार रूप में खेती की जाती है। ठीक है, वृत्ताकार रूप में जो है खेत की जुताई की जाती है और फिर जो है कृषि कार्य किया जाता है, तो उसकी आकृति जो है एक समोच्च रेखा की तरह बन जाती है, इसलिए उसको समोच्च कृषि कहा जाता है। ये याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व को विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण जो है किया जाता है ताकि वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम या मानव पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित की जाती है।
ये आगे भी है, अगला पेज में हम देखते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ये जो है किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है जिसके अनुसार हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारे पास जालियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। देखिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एकत्रित सभा रॉलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी। सभा की कार्रवाई के बीच में ही अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार बंद कर निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया। इस हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए तथा हजारों लोग घायल हो गए। यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग यानी नाम से ही पता चल जाता है कि यानी एक जगह है अमृतसर, ठीक है, पंजाब में पड़ता है अमृतसर। तो अमृतसर की एक जगह है जालियांवाला बाग। तो वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। क्यों इकट्ठा हुए? इकट्ठा इसीलिए हुए, रॉलेट एक्ट आप जानते होंगे। रॉलेट एक्ट में क्या होता था, बिना किसी मुकदमा चलाए, बिना किसी जो है अरेस्ट वारंट के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो वो था जो है रॉलेट एक्ट। उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो रॉलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारी जो नीति थी उसके विरोध में जनता वहाँ पर इकट्ठा हुई। इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो है एक अमृतसर का जो सैनिक कमांडर था जनरल डायर वहाँ पहुँचा, और पहुँचने के बाद जो जालियांवाला बाग है उसका जो मेन गेट होता है, जो प्रवेश द्वार था मेन गेट, उसने उसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद उसने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसके कारण वहाँ पर तो गेट बंद कर दिया, लोग निकल भी नहीं सकते थे। जिसके कारण जैसे ही खींच खाच करके उसको जो है लोगों पे चढ़ चढ़ के जो है वहाँ पर बहुत ही अंधाधुंध वहाँ पर गोलियां बरसाई गई, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है उसमें मारे गए थे, बहुत सारे लोग घायल हुए थे। तो इसलिए ये कांड जो है जालियांवाला बाग में हुआ था, इसलिए इसको जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में, और अमृतसर में एक जालियांवाला बाग ना जो है बाग जगह है, जालियांवाला बाग, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, चिपको आंदोलन का वर्णन करें। देखिए यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में 1970 में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में 1970 में चलाया गया था। और इसका जो मुख्य नेतृत्व करने वाला कौन था? तो सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। चलिए, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि कोई भी व्यापारी को वृक्षों की कटाई नहीं करने दिया जाता था। जब भी कोई पेड़ काटता था तो वहाँ के लोग विशेषकर क्या करती थी, जो महिलाएं थी विशेषकर, वो पेड़ से चिपक जाती थी और पेड़ की रक्षा करती थी। और यह आंदोलन जो है पर्यावरण रक्षा के लिए चलाया गया था, है ना, ये याद रखना है आपको। वहाँ पर क्या होता था कि जो खासकर महिलाएं हैं, कोई भी पेड़ काटने के लिए जो व्यापारी आता था तो पेड़ से चिपक जाता था, पेड़ को काटने के लिए नहीं दिया जाता था। तो वही है चिपको आंदोलन। तो इसका नेतृत्व कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि आज आप जो कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। यानी कि अभी आप जो करेंगे वही आगे चलकर आपका भविष्य बनेगा, ये याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, नगर निगम के 4 कार्यों का वर्णन करें। नगर निगम आप जानते होंगे, तो उनका कौन कौन सा काम है वो यहाँ पर बताना है। देखिए नगर निगम के 4 काम इस प्रकार हैं। सबसे पहला, स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। दूसरा, नगरीय क्षेत्रों में कूड़ा तथा गंदगी की सफाई करना। नगर क्षेत्र में नालियाँ, पेशाब खाना और शौचालय आदि का निर्माण करना। चिकित्सा केंद्रों की स्थापना करना। तो ये 4 काम है किसके? नगर निगम के। याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका थी वो यहाँ पर वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, मेजनी एक सेनापति, दार्शनिक, साहित्यकार तथा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। वह राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। 1831 में यंग इटली के एकीकरण का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे और अंततः मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आतंकवाद है वो लोकतंत्र के लिए चैलेंज है, चुनौती है, कैसे, है ना। देखिए, आतंकवाद की समस्या लोकतंत्र के लिए जो है चुनौती है, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। आतंकवाद के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध मतलब रुक जाता है विकास। और आतंकवाद की समस्या आज के लोकतांत्रिक देशों के लिए गंभीर चुनौती है। तो इसलिए क्या कहा गया है कि आतंकवाद जो है लोकतंत्र के लिए चुनौती है। क्यों? क्योंकि ये जो है देश के विकास में अवरुद्ध बन रहे हैं। आतंकवाद की समस्या जो है आज लोकतांत्रिक देशों के लिए गंभीर चुनौती बन रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, समवर्ती सूची क्या है। जो भी प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। देखिए, समवर्ती सूची जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के लिए निर्मित 3 सूचियों में से एक है। फिर से आप ध्यान से सुनेंगे, समवर्ती सूची जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के लिए जो 3 सूची बनाई गई है, उन्हीं सूचियों में से एक सूची है। कौन? समवर्ती सूची। इस सूची के अनुसार किसी भी विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कानून बना सकती है, परंतु विरोध की स्थिति में केंद्रीय कानून ही ज़्यादा प्रभावी होता है। यानी इस सूची के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी जो
कार्य होता है तो उस पर क्या कर सकता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर फैसला ले सकती है, दोनों इस पर जो है कानून बना सकती है। इस सूची में जो है 52 विषय आते हैं, जैसे शिक्षा, विवाह एवं तलाक, श्रम कल्याण, आपराधिक कानून, सिविल प्रक्रिया, बिजली आदि, ये तमाम जो है इसी में आते हैं विषय। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, दल बदल कानून क्या है। तो देखिए, जब कोई प्रतिनिधि किसी दल विशेष की चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद उस दल को त्याग कर किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उस दल जो है उसे दल बदल कहा जाता है। यानी कि चुनाव जीतने के बाद किसी जो है दूसरे दल पर चले जाना जो है दल बदल कहा जाता है। तो दल बदल की इसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए, जो दल बदल हो रहा है इसी को रोकने के लिए 1985 एवं 2003 में संविधान में संशोधन कर दल बदल कानून पारित किया गया। यदि कोई सांसद दल बदल करता है तो वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी दल बदल करता है तो वह संसद जो है संसद का जो सदन का जो सदस्य है वो नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, है ना। देखिए, तो अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए चलाया गया एक शासन है। ध्यान से सुनेंगे, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए, जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए चलाया गया एक शासन है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन करती है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए, रूस में जनवरी 1905 ईस्वी को मजदूरों ने एक जो है शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। क्या निकाला, शांतिपूर्ण जुलूस। कब, जनवरी 1905 को, ठीक, जिसमें सभी मजदूर वर्ग के लोग शामिल थे और यह सभी मजदूर रोटी दो का नारा लगा रहे थे। कौन सा नारा, रोटी दो का नारा लगा रहे थे सभी मजदूर, और सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। ये नारा लगाते लगाते कहाँ जा रहे थे, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, ठीक है। तो जार निकोलस द्वितीय ने बिना जाने समझे मजदूरों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। क्या हुआ कि वो लोग तो रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे, कौन, मजदूर, किस तरफ जा रहे थे, तो सेंट पीटर्सबर्ग एक महल था, है ना, तो वहाँ उधर ही जा रहे थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जार निकोलस द्वितीय वहाँ आया और बिना कुछ जाने समझे क्या किया, मजदूरों पर जो है अंधाधुंध गोलियां चला दी, जो है गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजारों मजदूर मारे गए। और यह घटना रविवार के दिन ही घटा। रविवार के दिन घटने के कारण इसका नाम खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पूरा खून से जो है वहाँ पर धरती लाल हो चुकी थी, तो इसीलिए इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, पूंजीवाद क्या है। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से समाज को दो भागों में बांटा गया है, मजदूर वर्ग एवं पूंजीपति वर्ग। शाब्दिक अर्थ है संपत्ति को लगाकर पूंजी का निर्माण करना तथा पूंजी संग्रहण कर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व जो है रखती है, जैसे मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, नोकिया, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। इसके उदाहरण है, याद रखना है, मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, नोकिया, है ना। ये क्या करती है कि अपनी जो प्रोडक्ट है वो जो है विदेशों में जो है ये नियंत्रण रखती है, विदेशों पर भी जो है इनका स्वामित्व होता है, ठीक है। यानी बहुत मतलब देश विदेश की जो है कंपनियां यहाँ पर जो है दूसरी जगह पे जाके बिजनेस चलाती है, वही है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। आप मान के चलिए कि आपने हमें कोई वस्तु दिया और फिर उस वस्तु के बदले में हमने आपको कोई वस्तु दे दिया, तो यही है वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि वस्तु का वस्तु से लेन देन ही वस्तु विनिमय प्रणाली है। अभी तो आप देख रहे हैं कि पैसा और वस्तु चल रहा है, लेकिन उस समय जो है वस्तु के बदले में वस्तु दिया जाता था, है ना। चलिए उसी को बोला जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला प्रश्न है हमारे पास, वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाइयों को लिखिए। यानी कि उस समय जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु के द्वारा वस्तु का लेन देन हो रहा था, तो क्या कठिनाई हो रहा था वो हम देखेंगे। तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, मूल्य संचय का अभाव, भविष्य के भुगतान में कठिनाई, मूल्य के स्थानांतरण की समस्या। तो ये तमाम क्या थी, ये कठिनाइयाँ थी उस समय। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, बीमारू राज्य से आप क्या समझते हैं। बीमारू राज्य, सोचिए, बीमारू यानी पिछड़ा राज्य, है ना। तो देखिए, भारत के काफ़ी पिछड़े राज्यों को बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। जो भारत के पिछड़े राज्य है ना, उन्हीं राज्यों को बीमारू जो है राज्य के नाम से जाना जाता है। जिस राज्य की बुनियादी सुविधाएं, कुछ बेसिकली चीज़ें होती है ना, तो वो चीज़ें अगर नहीं हो उस राज्य में, जैसे कि बिजली है, सड़क है, ये सभी चीज़ें अगर उसमें ना हो किसी भी राज्य में, तो वो राज्य जो है बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिहार है, उड़ीसा है ना, तो याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, आय से आप क्या समझते हैं, है ना। हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में जान चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय के बारे में हमने क्या जाना कि अगर हम देश की कुल राष्ट्रीय जो है आय से अगर देश की कुल जनसंख्या को भाग देते हैं, जो भागफल आता है, तो उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। लेकिन आय क्या होता है,
है ना। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कार्य करती है तो उसे उस परिश्रम के बदले में जो मजदूरी मिलती है तो वह उस व्यक्ति का आय कहलाता है। यानी कि कोई व्यक्ति चाहे वो शारीरिक रूप से हो, है ना, या फिर मानसिक रूप से हो, यानी दिमाग से हो, अगर कोई काम करता है और उस काम के बदले में, उस मेहनत के बदले में उसको जो मजदूरी मिलती है वही उस व्यक्ति का क्या कहलाता है? आय कहलाता है, इनकम। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को लोकतंत्र में भागीदार बनाया जाता है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है ना। इसमें क्या होता है कि सत्ता की साझेदारी जो है एक ऐसी शासन प्रणाली है या शासन व्यवस्था है जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को लोकतंत्र में भागीदार बनाया जाता है, यानी हर एक समाज को क्या किया जाता है? उसमें भागीदार बनाया जाता है, उसमें शामिल किया जाता है, तो इसे ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? तो देखिए, बिस्मार्क का मुख्य उद्देश्य प्रशा को शक्तिशाली बनाकर जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना था एवं जर्मनी में उसके प्रभाव को समाप्त करके प्रशा के नेतृत्व में जर्मन का एकीकरण करना था। बिस्मार्क जो है राजतंत्र में विश्वास रखता था। अगला प्रश्न देखिए, रॉलेट एक्ट क्या है? तो देखिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून। उसके बाद यह 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से लगाया गया एक कानून था। इस कानून के तहत किसी को भी बिना किसी जुर्म के, बिना मुकदमा चलाए तथा बिना अरेस्ट वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकता था। यानी कि जो है ये कानून इसलिए लागू किया गया था, ये जो रॉलेट एक्ट है इसीलिए लागू किया गया था ताकि जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, लोग जो आवाज़ उठा रहे थे, ठीक है, तो उन्हीं आंदोलनों को कुचलने के लिए, उनको दबाने के लिए ये कानून लागू किया गया था कि बिना किसी जुर्म के, बिना किसी अरेस्ट वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। और याद रखना है 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये कानून लगाया गया था। फिर यहाँ पर हमने एक सुवाक्य लिखा हुआ है, देखिए, वक्त के पास तुम्हारे सपने गिरवी हैं, मेहनत का दाम चुकाओ और उन्हें पालो। यानी कि वक्त के पास तुम्हारे सपने, जो तुम सपने देख रहे हो ना, वो वक्त के पास क्या है? गिरवी है। मेहनत का दाम चुकाओ और उन्हें पा ले जाओ। यानी कि मेहनत करो और उन्हें फिर से हासिल कर लो। तुम्हारे सपने पूरे कैसे होंगे? मेहनत से होंगे, है ना। अगला प्रश्न है, आपदा से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन से लिया गया है ना। देखिए, आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है। क्या है आपदा? क्या है आपदा? को बोला जा सकता है संकट, है ना, विपत्ति। तो आपदा एक क्या है? मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम व्यापक मानव क्षति, यानी कि इसका परिणाम क्या होता है? हमेशा मानव क्षति ही होता है। आपदा के कारण माल जाल, धन तथा फसलों की क्षति होती है। इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास रखता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काउंट काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारे पास, पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है ना। देखिए, वन प्रकृति का एक क्या है? अमूल्य उपहार है, प्रकृति प्रदत्त उपहार है ना। वन क्या है? प्रकृति का एक बहुत ही बहुमूल्य या फिर अमूल्य उपहार है जिसका कोई भी मूल्य नहीं लगाया जा सकता, जिसके आंचल तले मानव आदिकाल से पोषित होता आ रहा है। यानी कि हम पेड़ पौधों के आसपास जो है क्या कर रहे हैं? पोषित होते आ रहे हैं। कब से? मानव आदिकाल से, मतलब शुरू से ही, है ना। हम अपने चारों ओर जो भी देखते हैं वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के लिए वन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वनों से ऑक्सीजन मिलता है जो मानव तथा समस्त जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। यानी कि हम लोगों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा? वनों के लिए ही, है ना। वन से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग वन लगाएं। इसलिए पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए वन क्या है? बहुत ही महत्व। यानी बिहार के किसान आंदोलन, इसे आप चंपारण सत्याग्रह भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में संक्षिप्त विवरण दें, या फिर बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। ये दोनों एक ही है, आपको यही आंसर लिखना है। तो देखिए क्या है, बिहार के चंपारण जिले में नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यहाँ नीलहों द्वारा, नीलहों मतलब कौन? जो नील खरीदते हैं, ठीक है ना। तो नीलहों द्वारा 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी, जिसमें किसानों को अपनी कुल भूमि के 3/20 यानी कि 20 हिस्से में से 3 हिस्से में जो है नील की खेती करनी होती थी। जबकि किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की जो उर्वरता शक्ति है वो क्या हो जाता था? वो ख़त्म हो जाता था, है ना। उर्वरता शक्ति कम हो जाती थी और काफ़ी ज़्यादा जो है लगान वसूल किया जाता था। तो किसान इसलिए जो है खेती नहीं करना चाहते थे नील की। उन पे जो है क्या किया गया था? देखिए,
इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा लगान वसूल किया जाता था। इन सब अत्याचारों से त्रस्त होकर एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, है ना, याद रखना है नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल। उसने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और महात्मा गांधी को चंपारण आने पर विवश किया, है ना। इसके बाद गांधी जी ने किसानों को संगठित कर आंदोलन चलाया गया। इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। यानी कि वहाँ पर क्या हुआ कि किसानों को जो है नील की खेती के लिए जो है जबरन नील की खेती वहाँ पर करवाया जा रहा था। किसानों को उससे जबकि बेनिफिट नहीं था, उनकी जो भूमि की उर्वरता शक्ति थी, जो है जो उर्वरता होती है, ठीक है, जो उर्वरक शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसमें जो है वो मतलब ज़मीन बंजर हो जाता है ना। तो इसीलिए किसान क्या करना चाहते थे, वो खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो है क्या कर रहे थे, ज़बरदस्ती उन लोगों को नील की खेती करवा रहे थे, जबकि उन लोगों को उसमें नहीं पोसा रहा था, काफ़ी ज़्यादा उससे बहुत जो है लगान वसूला जा रहा था। तो इसीलिए क्या कर रहे थे, बहुत सारे किसान मजबूरी में कर रहे थे, लेकिन ये किसान क्या हुआ, बहुत ही परेशान हो गया। और जिसका नाम था जो है राजकुमार शुक्ल, 1916 में वो गया कहाँ गया, लखनऊ गया, लखनऊ अधिवेशन, है ना, वहाँ गया, वहाँ से गांधी जी को लेकर आया और गांधी जी यहाँ पर आए, कहाँ, चंपारण आए। चंपारण में आने के बाद इसने जो है बैठ कर क्या किया, आंदोलन किया, धरना पर बैठे और फिर जाकर क्या हुआ कि किसानों के इस समस्या का समाधान हो गया। और इसी आंदोलन को जो है चंपारण सत्याग्रह कह सकते हैं, आपके किसान आंदोलन आप कह सकते हैं, क्योंकि किसानों के लिए चलाया गया आंदोलन था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये जो है सफल हुआ था, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। देखिए 1945 ईस्वी तक वियतमिन्ह के गुरिल्ले के हाथों में तोंकीन के प्रायः सारे क्षेत्र नियंत्रण में आ गए थे। अब जबकि द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियां बदलने लगी, पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। इस तरह से अमेरिका हिंद चीन में घुसा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। रूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, जार की निरंकुशता, है ना। जार निकोलस द्वितीय दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था, उसे आम लोगों की कोई चिंता नहीं थी, जिसके कारण लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई। ये पहला कारण था, जार की निरंकुशता। दूसरा कारण था कृषकों की दयनीय स्थिति। किसानों के पास पूंजी का अभाव था तथा वे करों के बोझ से दबे हुए थे। ऐसे में उनके पास क्रांति के सिवाय और कोई चारा नहीं था। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण है मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों के अधिक जो है काम के बदले में कम मजदूरी दी जाती थी। उन्हें कोई भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। वे अपनी मांगों को लेकर कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते थे। चलिए अगला पॉइंट है, औद्योगिकरण की समस्या। यहाँ पर औद्योगिकरण की भी समस्या थी। रूस में राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था। यहाँ उद्योग के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता थी। ये चौथा कारण। पांचवा कारण ये था रूसीकरण की नीति। यहाँ पर जो है जार निकोलस द्वितीय जो था उसने विभिन्नताओं का ख्याल नहीं रखा और देश के सभी लोगों को जो है रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति उन पर लाद दिया। यानी कि अगर आप कोई भी जो है लैंग्वेज, यानी कि वहाँ पर जो है रूसी भाषा ही इस्तेमाल किया जाना था, शिक्षा और संस्कृति जो है लाद दिया गया रूसी भाषा में ही, ठीक है। तो इससे भी जनता में क्या हुआ, जो है राजतंत्र के प्रति असंतोष बढ़ने लगा और इस प्रकार से रूस की जो क्रांति है वो हुई। तो ये कुछ कारण थे रूसी क्रांति के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। मार्क्स हेगेल के विचारों से प्रभावित था। 1843 में उन्होंने बचपन की मित्र जैनी से विवाह किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंजेल्स से हुई। किससे? फ्रेडरिक एंजेल्स से, जिनसे जीवन भर उनकी मित्रता बनी रही। एंजेल्स के विचारों से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक के कष्टों एवं यानी किसानों जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, उनके कष्टों एवं उनके कार्यों की दशाओं पर क्या किया, गहन विचार करना आरंभ कर दिया। और मार्क्स ने एंजेल्स के साथ मिलकर 1948 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित कर दिया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और समाजवाद देखिए यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल की रचना की। किसकी? दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल। उसके बाद मार्क्स ने कुछ सिद्धांत दिए जो निम्नलिखित हैं। उसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या दी उसने, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत उसने दिया। तो ये कार्ल मार्क्स की जीवनी है जो आपको याद कर लेना है ना। सिर्फ समझना है क्या क्या इनके जीवन में हुआ, बस वो आपको दिमाग में लेना है, फिर यह आप आसानी से लिख लोगे।
अगला प्रश्न है हमारे पास, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? यानी कि असहयोग आंदोलन जो था वो प्रथम जन आंदोलन था कैसे? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। यानी कि महात्मा गांधी ने पहली बार जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, इसीलिए उसको जो है प्रथम जन आंदोलन कहा गया। और जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं: खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, स्वराज्य की प्राप्ति करना, ये कुछ कारण थे। और जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ, इसीलिए इस आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहते हैं। किसको? असहयोग आंदोलन को। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। सबसे पहला, सामाजिक आधार का विस्तार हुआ, समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण हुआ, महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना। तो ये कुछ जो है परिणाम हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के, याद रखना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की? देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर सरकार के नमक कानून का उल्लंघन करना तथा लोगों के अंदर से जो है डर को भगाना था। क्या था जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर सरकार के नमक कानून का उल्लंघन करना था तथा लोगों के अंदर से जो डर था उसको निकालना था। यही मुख्य उद्देश्य था गांधी जी की दांडी यात्रा का। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? देखिए, स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों, खासकर के महिलाओं का अनौपचारिक समूह होता है। 15 से 20 व्यक्तियों यानी खासकर महिलाओं का क्या होता है? अनौपचारिक समूह होता है, जो अपने बचत तथा बैंकों से लघु ऋण यानी छोटा ऋण लेकर अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करता है, और यही है स्वयं सहायता समूह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिला परिषद के 3 कार्यों का उल्लेख करें। हमने नगर निगम के कार्यों के बारे में जाना, अब हम जानेंगे जिला परिषद के कार्यों के बारे में। ये जो है जितनी भी जिला परिषद, नगर परिषद है ना, तो ये आपको याद रखना है। ये एक पूछना ही है, कोई भी पूछ सकता है, पूछेगा ज़रूर, लेकिन आपको पूछ देगा कि जिला परिषद के कार्यों को लेके या फिर नगर निगम के कार्य को लेके, और भी होते हैं, ठीक है, वार्ड परिषद के कार्य को लेके, तो ये आपको पूछेगा ज़रूर, है ना। चलिए तो देखते हैं जिला परिषद के 3 कार्य कौन कौन से हैं। देखिए, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के बीच संबंध स्थापित करना, ये पहला काम है इसका। दूसरा काम है विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संतुलित करना। जो समितियां जो योजना तैयार करती है उसको संतुलित करने का काम करती है जिला परिषद। उसके बाद अगला काम है उनका शिक्षण संस्थान की स्थापना तथा उनका विकास करना, है ना, स्कूल बनवाना तथा उसका क्या करना, उसका डेवलप करना, उसका विकास करना, ये काम है जिला परिषद का। अब हम देखते हैं वार्ड पार्षद के कार्यों को, ठीक है। तो वार्ड पार्षद के कार्य निम्नलिखित हैं: अपने वार्ड में सफाई की व्यवस्था करना, अपने वार्ड में सड़क, नाली तथा गली बनवाना, उसके बाद जलापूर्ति एवं रोशनी की व्यवस्था करना, ये काम है किसके, वार्ड पार्षद के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? ध्यान रखना, देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना यहाँ पर पूछा जा रहा है। अर्थव्यवस्था की संरचना अगर आपको पूछे तो ये आंसर लिखना है कि अर्थव्यवस्था की संरचना के 3 भागों को जो है 3 भागों में बांटा गया है ना, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं, कृषि आते हैं, याद रखना। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, या फिर प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, है ना, आदि आते हैं। दूसरा क्षेत्र कौन सा है, द्वितीयक क्षेत्र, यह क्षेत्र औद्योगिक से संबंधित है, इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य इत्यादि आते हैं। चलिए दूसरा क्षेत्र हो गया। उसके बाद आएगा तीसरा क्षेत्र, है ना, तीन भागों में बांटा गया है ना, संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, है ना। तो तृतीयक क्षेत्र देखिए यहाँ पे, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार क्रियाएं सम्मिलित है। 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन? सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र, उसमें जो कि कृषि से संबंधित है, द्वितीयक क्षेत्र जो कि उद्योग से संबंधित है, तृतीयक क्षेत्र जो कि सेवा से संबंधित है, याद रखना। उसके बाद अगला है अर्थव्यवस्था को कितने जो है प्रकार होते हैं। अभी हमने जाना कि अर्थव्यवस्था की संरचना जो है कितने भागों में बांटा गया है, लेकिन अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के भी 3 प्रकार हो। यहाँ पर कन्फ्यूजन करना बिल्कुल ही लाजमी है कि आप लोग कन्फ्यूजन हो जाओगे, लेकिन याद कर लो यार, अर्थव्यवस्था के प्रकार पूछे तो 3 प्रकार है। कौन कौन? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। और अगर पूछे कि अर्थव्यवस्था जो है को आर्थिक जो है संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा हुआ, 3 भागों में। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। और अगर प्रकार पूछे तो 3 प्रकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, याद रखना है। तो देखिए अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी मालिक जो है कौन होता है, कोई निजी व्यक्ति होता है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो उत्पादन के साधन होते हैं उसका मालिक कौन होता है, खुद कोई निजी व्यक्ति होता है ना। जैसे अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी जो है देश क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ये जो है निजी कंपनियों के पास इसका क्या होता है, स्वामित्व होता है, यानी मालिक होता है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास होता है, देश की सरकार के पास। देश की सरकार के पास अगर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व हो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर अर्थव्यवस्था के उत्पादन को साधनों का स्वामित्व अगर निजी व्यक्ति के पास हो तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर जो है जहाँ पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास भी हो और सरकार के पास भी हो, यानी दोनों के पास हो, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित से ही पता चल जा रहा है, मिक्सचर है ना। तो मिक्सचर किसका, एक तो सरकार का और एक निजी व्यक्ति का, याद रखना है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में एग्जाम्पल में आ जाता है भारत, है ना। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगला है सतत विकास से आप क्या समझते हैं। देखिए, ऐसा विकास जो हमेशा जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, उसे सतत विकास कहते हैं। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। यानी सतत विकास एक ऐसा विकास है जो हमेशा बना रह सके, जारी रह सके, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि सिर्फ अभी के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या होता है कि उसके विकास के बारे में ध्यान रखा जाता है। इसे कहते हैं सतत विकास। अगला प्रश्न है हमारे पास, आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का समन्वय एवं विधिपूर्वक उपयोग ही आर्थिक नियोजन कहलाता है ना। अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है उनका सही तरीके से उपयोग करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। देखिए, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। देखिए, किसी भी देश के मानव विकास के सूचकांक को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। कितना सिंपल सा बात है कि किसी भी देश के मानव विकास सूचकांक, किसी भी देश के मानव विकास के सूचकांक को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। किसी भी देश के मानव के विकास के सूचकांक को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। और इसके 3 सूचक है, कौन कौन, जीवन की आशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, है ना। ये 3 चीज़ें हैं। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं, आधारिक संरचना क्या है। देखिए, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं से है तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। यानी कि उन सुविधाओं से इसका संबंध होता है जो देश के डेवलप के लिए, जो देश के विकास के लिए क्या होते हैं, मददगार होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, ये सभी चीज़ें क्या है, देश के विकास में सहायक हैं, इसलिए इसको आधारिक संरचना कहा जाता है ना। चलिए, अगला जानते हैं, गरीबी को जन्म देती है कैसे। तो देखिए, गरीबी जो है, गरीब इसीलिए गरीब है क्योंकि गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है। सिंपल सा बात है, कोई आदमी गरीब क्यों है, क्योंकि उसका इनकम कम होता है। और अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की जन्म अधिक होती है, क्योंकि जो गरीब होता है वो पढ़ नहीं पाते हैं, यानी कि वो अशिक्षा और अज्ञानता से भरे होते हैं। उसके कारण उनको ये पता नहीं होता है कि बच्चे की जो जन्म है वो अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका पालन पोषण भी करना होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई भी करनी होती है, तथा उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। इसी के कारण ज़्यादा जनसंख्या हो जाने के कारण, अधिक बच्चों की पैदाइश के कारण क्या होता है कि अगली पीढ़ी भी उनकी गरीब होती जाती है, ठीक है। और गरीबी का कुचक्र जो है लगातार इसी तरह चलता रहता है, और क्या होता है, गरीबी को इस तरह से जन्म देती रहती है। इसलिए कहती है कि गरीबी जो है गरीब को जन्म देती है, ये कहा जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण एवं पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 2 पेजेस में इसके आंसर आते हैं, 2 पेज कभी 3 पेजेस में अभी आ जाते हैं ना। चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बिहार के आर्थिक दृष्टिकोण से बिहार के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कारण माना जाता है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। आपको पता होगा, है ना, जनसंख्या विस्फोट जिस तरह से हो रहा है बिहार में। तो देखिए, बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और जिस तरह पता होगा, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ेंगे तो उसके लिए उतने संसाधन की आवश्यकता भी होगी। तो संसाधन क्या होते हैं, इसके कारण संसाधन की कमी हो जाती है ना। उसके बाद दूसरा कारण है कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर ही आधारित है। आपको पता होगा कि बिहार की अधिकांश जनता जो है क्या करती है, कृषि करके ही अपना जीवन यापन करती है। यहाँ की अधिकांश जनता जो है कृषि पर आधारित है, लेकिन यहाँ कृषि की भी हालात ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टाइम पे जो है खाद नहीं मिलते हैं, और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो है अनाज के जो रेट होता है वो उसमें कमी पाई जाती है। तो इसके कारण किसान क्या करते हैं, किसान इससे भी जो है काफ़ी पिछड़ी हुई है ना, कृषि हमारी इससे भी काफ़ी पिछड़ी हुई है। अगला कारण देखते हैं, अगला कारण है आधारिक संरचना का अभाव। तो आधारिक संरचना जो है क्या क्या होते हैं, देखिए, किसी भी देश या राज्य में
आधारिक संरचना जो है बहुत ही जरूरी होता है। किसके लिए? उस राज्य के विकास के लिए। तो आधारिक संरचना में जैसे कि आ जाता है आपका बिजली, सड़क, स्कूल, है ना। ये सभी चीज़ें अगर वहाँ पर नहीं हो तो आधारिक संरचना का अभाव कहा जाता है, यानी कि वहाँ का विकास संभव नहीं है। तो ये आधारिक संरचना का अभाव भी यहाँ पर पाया जाता है। अगला कारण है औद्योगिक पिछड़ापन। देखिए, किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है, लेकिन बिहार में उद्योगों की काफ़ी कमी है। क्यों कमी है? बिहार तथा झारखंड विभाजन के कारण बिहार के काफ़ी उद्योग झारखंड चले गए, और जो अभी भी बचे हुए हैं वो अभी बंद पड़े हैं, उनको चालू नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो है उद्योग की भी जो है कमी है काफ़ी ज़्यादा। तथा अगला कारण है, पांचवा कारण, बाढ़ तथा सूखा की स्थिति। देखिए, बिहार में हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना तय है। उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रस्त है और दक्षिणी बिहार सूखा से ग्रस्त है, जिसके कारण क्या होता है, माल जाल की क्षति होती है, फसलें बर्बाद हो जाती है ना। जहाँ सूखा की क्षति होती है वहाँ पर लोग खेती नहीं कर पाते हैं, और जहाँ बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है लगा हुआ फसल भी बर्बाद हो जाता है। तो ये बाढ़ तथा सूखा की क्षति जो है कारण है। और छठा कारण ये है कि खराब विधि व्यवस्था। बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्व उद्योग नहीं चला पा रहे थे, है ना। अगला कारण है कुशल प्रशासन का अभाव। यहाँ की प्रशासन व्यवस्था में घूसखोरी, भ्रष्टाचार व्याप्त है। लोगों को कुशल प्रशासन का लाभ नहीं मिल पा रहा, यानी कि यहाँ की जो कुशल प्रशासन है वो बिकाऊ है, घूसखोरी है ना। तो भी एक बहुत बड़ा कारण है बिहार के पिछड़ेपन का। तो ये हमने कारण जान लिया। अब जानेंगे हम बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय के बारे में। सिंपल सा बात है, जो आपने कारण जाना उन्हीं को दूर करना है ना। कारण को ही दूर करेंगे तब ना उपाय हमारा होगा। अगर आप मान के चलिए कि आप में कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को दूर कर देंगे तो वही आपका सॉल्यूशन हो गया। तो उसी तरह से बिहार के पिछड़ेपन के जो कारण हैं उनको दूर कर देंगे, वही बिहार के पिछड़ेपन के उपाय हो जाएंगे। उसी तरह से जैसे कि जनसंख्या पर नियंत्रण। कारण में हमने क्या पढ़ा कि तेजी से जो है बढ़ती हुई जनसंख्या। तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को हमें रोकना होगा, यानी कि जनसंख्या पर नियंत्रण पाना होगा। उपाय के लिए क्या करना होगा? जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। तो इसलिए क्या बोल रहा है कि राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए नए नए अभियान लाएं, ठीक है। उसके बाद कृषि में सुधार। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, अतः इसे सुधारा जाना चाहिए। इसके अच्छे किस्म के बीज, सिंचाई के लिए समुचित साधन का होना जरूरी है। अगला, बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण करना होगा, ताकि फसलों की क्षति, मालजाल की क्षति को रोका जा सके। उसके बाद आधारिक संरचना का विकास इसमें है ना। उसमें आधारिक संरचना का अभाव था, लेकिन इसमें विकास करना है। तो इसलिए बोला है कि बिहार में घर घर बिजली पहुंचाया जाए, ताकि बिजली की अभाव को क्या कर सके, कम किया जा सके, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो कारण है, जो उपाय है, उद्योगों का विकास। यहाँ पर जो उद्योग नहीं है तो उद्योगों का यहाँ पर विकास करना होगा, यानी उद्योग यहाँ पर लाना होगा। यहाँ पर रोजगार पाने के लिए क्या करना होगा? उद्योगों की शुरू करना, नए नए बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करने होंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, सूचना का अधिकार कानून क्या है? तो देखिए, सूचना का अधिकार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम करता है। इस कानून के पारित होने के बाद अब जनता काफ़ी जागरूक हो गई है। यानी सूचना का अधिकार क्या है कि सूचना का अधिकार जो है सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम करती है। अगर सरकार कोई भ्रष्टाचार कर रही है तो उस समय सूचना का अधिकार का इस्तेमाल करके जनता क्या कर सकती है, जो है उस पर अंकुश लगा सकती है। भ्रष्टाचार पर, सरकार में जो भ्रष्टाचार होता है उस पर अंकुश लगा सकता है। तो इसे कहते हैं सूचना का अधिकार कानून। ये कानून जनता को दिया गया है। अगर सरकार भ्रष्टाचार करेगा तो जनता जो है उस पर अंकुश लगाने के लिए सूचना का अधिकार कानून का इस्तेमाल करेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, बिहार में हुए आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? देखिए, बिहार में एक आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन, है ना। तो देखिए, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण जो है निम्नलिखित हैं। देखिए, बिहार में जो है छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खदान की कमी और कीमतों में हुई बहुत ही यानी अप्रत्याशित वृद्धि छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण थे। वहाँ पर क्या हो रहा था? बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहे थे छात्रों को, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, खदानों की कमी हो रही है, और कोई भी चीज़ों का जो है रेट बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो ये कारण थे छात्र आंदोलन के, है ना। छात्र आंदोलन किए थे। चलिए अगला है, राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए 3 उपायों को लिखें। राजनीतिक दल कैसे शक्तिशाली बनेगा, कैसे प्रभावशाली बनेगा, ये हमें जानना है। देखिए, तो राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए उपाय निम्नलिखित हैं। पहला उपाय कि दल बदल कानून लागू हो। दूसरा, न्यायपालिका के आदेश का पालन हो। तीसरा, दलों के बीच आंतरिक बहाल हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, राजनीतिक दलों को प्रभावशाली